नमस्कार। डी ब्लॉक के बाद अब हम आगे वाली सीरीज के अंदर संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिटेल में समझते हुए इसमें आने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक अपन हर एक टॉपिक का डिटेल या कॉन्सेप्टिव नॉलेज नहीं हो तब तक क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी संकुल यौगिक, पहली बात तो ये क्या होते हैं इसको समझेंगे, संकुल यौगिक, और उसके बाद ये क्यों बनते हैं और कौन इसको बनाते हैं। संकुल का मतलब है ये एक तरह की योगात्मक यौगिक होते हैं। कौन से? एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो एक यौगिक के साथ दूसरे यौगिक मिलकर के, एक स्थायी यौगिक होता है उसके साथ कोई दूसरा स्थायी यौगिक मिलकर के एक एडिशनल कंपाउंड बनाता है। दो प्रकार के हो सकते हैं योगात्मक यौगिक। जैसे मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट है, उसके साथ अमोनिया बना दिया, तो इस प्रकार का एक कंपाउंड आपके पास बनता है, यानी इसमें इसको ऐड किया है। ठीक इसी प्रकार आपने KCl MgCl2 को मिला दिया तो कार्नालाइट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के दो स्थायी यौगिकों को मिलाने से जो बनता है यौगिक उसे अपन कहते हैं योगात्मक। दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण डबल साल्ट और एक होता है आपका संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द्विक लवण जो होता है उसकी खास बात है कि जल के अंदर इसको डालने पर, जल में घोलने पर समस्त आयनों का परीक्षण ये देता है। समस्त आयनों का परीक्षण या आयनों की व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण ये देता है, या यूं कहें कि सभी आयनों की व्यक्तिगत पहचान, आइडेंटिटी ये रखता है। ये समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देता। इसके अंदर नॉर्मली आयोनिक बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर आयोनिक तो होता ही है, साथ ही के साथ कोऑर्डिनेशन और कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलते हैं, जो लिगेंडों के अंदर मिलते हैं आपस में, लिगेंड के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये इनके अंदर अपना डिफरेंस देखा। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे KCl MgCl2 और .6H2, इसको यदि ये एक योगात्मक यौगिक है, एडिशनल यौगिक है, जिसे द्विक लवण कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। इसको यदि वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये इसमें उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देगा, जैसे K+, जैसे Cl-, जैसे MgCl2, यानी एक आयन ये होगा, तीन आयन ये होंगे और एक आयन ये होगा, तो समस्त आयनों का परीक्षण ये देगा। जबकि इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे टेट्रामीन को, या ये मान लीजिए K4 FeCl6, तो यहाँ पर तीन प्रकार के आयन प्रेजेंट है, K+, Fe+2 और Cl-, यानी आना तो चाहिए था 4K+, एक Fe+2 और 6 Cl-, जो कि ये नहीं आता परीक्षण, बल्कि इसमें केवल और केवल एक तो K+ आते हैं 4 और एक आता है ये पूरा संकुल आयन FeCl का 6-4, यानी 5 आयन मिलेंगे टोटल। वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 4 तो K+ सरल आयन हो गए और एक ये संकुल आयन मिलेगा कि FeCl6 -4। तो कुल मिलाकर के द्विक लवण और संकुल लवण में हमने ये अंतर समझाया कि समस्त आयनों का परीक्षण देता है, ये केवल कुछ विशेष आयनों का परीक्षण ही देता है, और इनमें सरल या संयुक्त आयन परस्पर मिलकर के एक नए प्रकार के स्थायी आयनों का परीक्षण देते हैं, जो जल में भी स्थायी होता है, जिसे अपन संकुल आयन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। डबल साल्ट में मोहर लवण है, फिटकरी है। कई बार सीधा सरल क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार आ जाता है, या ये अपन जो पढ़ रहे हैं कार्नेलाइट है,
इनके फॉर्मूले भी थोड़े ध्यान रखें, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है कि फिटकरी से कौन कौन से आयन मिलते हैं या कौन सा निम्न में से कौन सा आयन नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे ये Fe2 FeSO4 और अमोनियम सल्फेट Fe एक ही होगा। और ये फिटकरी जो पोटास एलम होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O यहाँ डॉट 6H2O, और ये अपन अभी देखा ही था KCl.MgCl2 तो यदि बात करें फिटकरी की तो इसमें 2K प्लस 4SO4-2 और 2 Al प्लस 3 जो आयन्स है वो आपको मिलेंगे। तो कितने प्रकार के आयन मिलेंगे फिटकरी में? 3 प्रकार के। कौन कौन से? K प्लस SO4-2 और Al प्लस 3। संख्या 2, 4, 6, 2, 8, 3 प्रकार के 8 आयन मिलेंगे। वहीं आपको ये पूछ लिया जाए K3FeCN का 6, इसमें मिलने वाला आयन है K प्लस Fe+2+3 CN माइनस उपरोक्त सभी। तो हम कई बार ये सोच लेते हैं कि सभी तो मिलेगा, लेकिन ये उपरोक्त सभी नहीं होकर K प्लस आएगा। निम्न में से कौन सा आयन नहीं मिलता है? तो इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, 3 तो K प्लस आएंगे और एक FeCN का 6-3। क्वेश्चन आ गया कौन सा आयन नहीं देता, यानी किस आयन का परीक्षण नहीं देता, कौन सा आयन देता है, यानी परीक्षण किसका देता है? A आ गया K प्लस, B आ गया Fe+3 और C आ गया CN माइनस और D आ गया उपरोक्त सभी। तो हमें देखने से लगता है कि ये सभी आयन इसमें प्रेजेंट हैं, ये लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा, ये गलत होगा आंसर, क्योंकि ये केवल K प्लस ही देता है। हाँ, दूसरा यदि ये आयन आ जाए इकट्ठा, ये आयन इसका परीक्षण देता है कि FeCN 6-3। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक अपना एक क्वेश्चन हुआ। संकुल द्विक लवण या फिर मान लीजिए संकुल लवण है, उनके अंदर अपन आयनों का किस प्रकार परीक्षण देते हैं, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए, कितने प्रकार के कौन कौन से आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे संकुल यौगिक क्यों बनते हैं, जो संकुल बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी। हम जानते हैं S एंड जो P ब्लॉक हैं वो अक्रिय विन्यास धारण कर लेते हैं प्राथमिक संयोजकता से ही। किससे? प्राइमरी वैलेंसी से। जैसे बात करें MgCl2, जैसे बात करें BCl3, ये तो शायद पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी पेड तो कर लेगा इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ पर Mg+2 में है और Mg का इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन 2 चले जाने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10, यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 जो विन्यास होता है वैसे 2, 8, और ये विन्यास होता है नियोन के जैसा, एक अक्रिय गैस है नियोन, उसके जैसा। तो ये वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, अब इसे और बंद बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये भी 4 जो है वो क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर जो है अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास ये प्राप्त कर लेते हैं मात्र प्राथमिक संयोजकता से। लेकिन डी ब्लॉक के कंपाउंड जो हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उनके कंपाउंड जैसे मान लीजिए CuCl2 है या चाहे ZnCl2 है, FeCl2 है, COCl3 है, ये वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका ZnCl2 Cu+2, कितने हुए? 29 होता है। इसके बाद ये बचा हुआ जो 27 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, यदि इसको आयनिक यौगिक माने CuCl2 को, तो इसने अपने क्या है संयोजी कोष में ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया। इसी प्रकार FeCl3 को देख लो, Fe26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Fe23 हो जाएगा, या FeCl2 24 इलेक्ट्रॉन, FeCl2 को 24 इलेक्ट्रॉन। अब 24 ना तो कोई अक्रिय गैस का विन्यास है और ना उसके जस्ट कोई आसपास का है। इससे पहली जो अक्रिय गैस होती है 18 परमाणु क्रमांक, उसके बाद होती है 36। अब Fe के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और त्याग करके 18 आर्गन में आ जाए, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन और लेकर के
क्रिप्टॉन 36 में आ जाए। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से त्याग चुका है तो एक परमाणु के लिए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने संभव नहीं है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसके पास कई बार यदि आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके एक सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपना इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। जैसे ये FeCl2 कंप्लीट विन्यास नहीं बना पाया था, लेकिन यदि इस प्रकार का यौगिक बनता है K4FeCl6 तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर K+4, यहाँ पर इसका मतलब -4 आएंगे। Fe+2 में है, +2 और +4 -6 को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस ये जो 6 Cl- इन्हें कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड लोन पेयर के द्वारा यानी Lp डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Lp देगा एक जोड़े के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 जोड़े के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 36, और ये वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो गया इसको 36 वाला। तो कुल मिलाकर के इसीलिए क्या बनता है, ये D एंड F ब्लॉक के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ताकि वह अपना वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सके। तो ये इस बात का जवाब हुआ कि संकुल क्यों बनते हैं। S और P ऑलरेडी इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं प्राइमरी से, तो वो बनाते नहीं, D और F बनाते हैं। अब D और F में किसकी क्या टेंडेंसी होती है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन वो एक तो D ब्लॉक बनाती है, एक F ब्लॉक बनाती है, दोनों बनाती है। अब D ब्लॉक जो है वो F ब्लॉक से ज़्यादा बनाती है संकुल बनाने की नेचर इसकी। कारण इसका क्या होगा, इसका कारण है कि D का जो आवेश घनत्व है वो उच्च होता है, आवेश घनत्व उच्च होता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो संकुल बनते हैं उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, ताकि अपन अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन ज़्यादा बना सकता है। संकुल यौगिक बनने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, उनमें हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, उच्च आवेश घनत्व, ताकि वो लिगेंडों को अट्रैक्ट कर सके, लोन पेयर उनसे खींच सके। उच्च आवेश घनत्व का मतलब है कि इसके पास रेडियस जो कैटायन है वो तो छोटी होनी चाहिए और जो चार्ज है वो अधिक होना चाहिए, रेडियस छोटी चार्ज ज़्यादा। रिक्त कक्षक होने चाहिए, उचित ऊर्जा के रिक्त कक्षक होने चाहिए, और डी ब्लॉक के अंदर होते हैं वैलेंस सेल के S, P, D सब रिक्त होते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसके अंदर होनी चाहिए, ताकि क्या है कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि 5 लिगेंड आए तो उसके पास क्षमता है, लेकिन 6 लिगेंड आ गए तो जगह नहीं है, तो वो फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग करके क्या कर लेता है, जगह कर लेता है। जैसे Mn+2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन और त्यागे Mn+4 में चला गया, एक कक्षक खाली। तो कुल मिलाकर के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी काफ़ी हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनने के अंदर। तो अब हम जो ये बात तो कर रहे हैं कि ये तो इसकी आवश्यक परिस्थितियां हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब इन आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर अपन देखते हैं कि सबसे पहली बात तो डी ब्लॉक ज़्यादा बनाता है F ब्लॉक है, क्योंकि डी का आवेश घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि डी से F नीचे आता है छठे आवर्त 7वें आवर्त के अंदर मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि कोषों की संख्या बहुत ज़्यादा, वैलेंस सेल 6th 7th वैलेंस सेल होता है, तो आकार बहुत बड़ा होता है, तो आकार छोटा होना चाहिए कैटायन का। डी ब्लॉक के अंदर 3D का काफ़ी छोटा आकार होता है, इसीलिए ये आवेश घनत्व उच्च रखता है। दूसरा बात करें लेंथेनाइड की, केवल भाई 1 नंबर बात की हमने D एंड F में, तो D ज़्यादा होता है, कारण उच्च आवेश घनत्व। अब हम बात कर लें जो लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड है, उन दोनों में ये एक्टेनाइड ज़्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड की तुलना के अंदर इसका जो चार्ज डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा प्रोटॉन इसके अंदर आ जाते हैं, 100 के पार हो जाते हैं। आकार ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड संकुचन के कारण, तो वर्ग में नीचे जाने पर आकार अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एक्टेनाइड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरी बात, जो एक्टेनाइड या लेंथेनाइड जो भी है, लेंथेनाइड जैसे लेंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, और एक्टेनाइड जो है एक्टिनम से लेकर के लॉरेंशियम तक जो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर लेंथेनाइड के अंदर आकार में क्रमिक रूप से कमी पाई जाती है। हालांकि डी ब्लॉक के अंदर 2 फैक्टर काम करते थे, हमने पढ़ा था। एक तो था प्रभावी नाभिकीय आवेश जो आकार को घटाता है, एक होता है परिरक्षण प्रभाव जो
घटे हुए आकार को संतुलित कर देता है मध्य से लेकर के अंतिम तक, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव जब इलेक्ट्रॉनों की भीड़ भाड़ बढ़ती है तभी ये प्रभावी होता है, तभी लागू होता है। तो इसीलिए डी ब्लॉक के अंदर आकार जो एक आवर्त के अंदर पहले घटता है फिर मध्य में स्थिर रहता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और ENC लगभग इक्वल हो जाते हैं, और लास्ट में जो है परिरक्षण प्रभाव हावी होने के कारण से ये आकार पुनः बढ़ जाता है थोड़ा सा, हल्का सा निकिल कॉपर जिंक के अंदर लास्ट में। लेकिन इनके अंदर डी उपकोष की जटिल ज्यामिति होने के कारण से परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता, नगण्य होता है। तो प्रभावी नाभिक आवेश है वही हावी रहता है, उसी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है एक एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण से। तो कुल मिलाकर के इस घटे आकार को संतुलित नहीं कर पाता परिरक्षण प्रभाव, इसीलिए इसमें लगातार क्रमिक रूप से कमी पाई जाती है। देखो आकार तो घट रहा है लगातार और चार्ज जो है कॉमन है +3 तो इसका मतलब रेडियस छोटी होनी चाहिए उच्च आवेश घनत्व के लिए, तो आगे चलने पर छोटी होती जा रही है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर संकुल जो नेचर है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति ये बढ़ती है। इधर भी संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है एक्टिनम के अंदर भी बढ़ती एक आवर्त सारणी में। हमने सबसे पहले बात की संकुल क्या होते हैं, द्विक लवण और योगात्मक यौगिक में द्विक लवण संकुल लवण क्यों बनाते हैं, क्योंकि वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं होता। क्या ज़रूरतें हैं उसके लिए, क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, ये उच्च आवेश घनत्व, रिक्त कक्षक और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। कौन ज़्यादा बनाता है, कौन बनाता है, पहले तो डी और एफ बनाते हैं। डी और एफ में डी ज़्यादा बनाता है उच्च आवेश घनत्व, एफ में लेंथेनाइड एक्टिनाइड में एक्टिनाइड ज़्यादा बनाता है वही उच्च आवेश घनत्व। लेंथेनम से ल्यूटीशियम और ये एक्टिनम से लॉरेंशियम तक भी आवृत्ति जो प्रवृत्ति बढ़ती जाती है किसकी, संकुल बनाने की कारण आवेश घनत्व बढ़ता है आकार में कमी होने के कारण। तो ये बात हम हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल से, भले थोड़ा एक आध वीडियो ज़्यादा बन जाए, एक वीडियो ज़्यादा बनेगा शायद, लेकिन इसमें जब तक आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से इस चैप्टर को करवाऊँगा ताकि आपकी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। ये आप मान के चलिए, पूरा मन में आत्मविश्वास पाल लीजिए कि इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आपके एक भी गलत नहीं होंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, बशर्ते कि आप इन चीज़ों को जो बताएं उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ें और कुछ जो डाटा दिए हुए उनको याद करें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट संकुल यौगिक क्या होता है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है। जैसे एक उदाहरण लेकर के देखते हैं अपन। एक तो पॉजिटिव संकुल का लेते हैं K4FeCl6 और एक ले लेते हैं अपन CuNH3 का 4 और SO4। संकुल के अंदर जैसे कोई भी संकुल होगा उसके दो पार्ट होंगे, दो भाग होंगे। एक तो सरल आयन और एक संकुल आयन, सरल आयन और एक संकुल आयन या समन्वय मंडल कह सकते हैं। संकुल समन्वय मंडल कह दो उसको, संकुल आयन समन्वय मंडल। आयन हमेशा कहना ठीक नहीं, कई बार न्यूट्रल भी हो सकता है। समन्वय मंडल, आयन मंडल और समन्वय मंडल। आयन मंडल के अंदर प्राय क्या होते हैं आपके पास, सरल आयन होते हैं, आयन मंडल कह दूं उसको मैं, आयन मंडल, आयन मंडल और समन्वय मंडल। आयन मंडल में प्राय आपके पास क्या होते हैं, आयन होते हैं, या तो सरल आयन हो सकते हैं या संयुक्त आयन हो सकते हैं, दोनों में से एक। जैसे यहाँ पर इस संकुल की बात करें तो आयन मंडल कौन है, 4K+। समन्वय मंडल कौन है, समन्वय मंडल है आपके पास FeCl6 यहाँ -4। आयन मंडल में तो कौन होते हैं, केवल सरल या संयुक्त आयन होते हैं। इसमें समन्वय मंडल में कौन होते हैं, समन्वय मंडल में दो चीज़ होती है, एक तो आपकी मेटल होती है और एक आपके लिगेंड होते हैं। मेटल या तो D ब्लॉक होगी या आपकी F ब्लॉक होगी। लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज होती है। शर्त इसके पास है, शर्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, LP होना आवश्यक है, LP होना चाहिए। कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वाला नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीन प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, न्यूट्रल भी और नेगेटिव भी। नॉर्मली नेगेटिव ज़्यादा होते हैं क्योंकि नेगेटिव के पास
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से आसानी से डोनर का काम कर सकता है। अब हम इस कंपाउंड के अंदर यदि बात करें आयन मंडल सामान्य मंडल की, तो आयन मंडल कौन है, ऋणायन है SO4-2 और सामान्य मंडल कौन है CuNH3 का 4 और ऊपर +2। आयन मंडल में ये संयुक्त आयन है। अब इसके अंदर दो जो पार्ट होते थे मेटल और लिगेंड, मेटल के रूप में इसमें कौन है Cu+2 और यहाँ पर लिगेंड के रूप में कौन है 4NH3, ये लिगेंड है मेटल +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये डिसेक्शन हमने जब किया कि संकुल यौगिक के अंदर क्या क्या होता है, आयन मंडल सामान्य मंडल। आयन मंडल के अंदर वो धनायनिक आयन मंडल हो सकता है तो आगे लिखा जाएगा, ऋणायनिक हो पीछे लिखा जाएगा। सामान्य मंडल ऋणायन भी हो सकता है और धनायन भी हो सकता है। सामान्य मंडल में दो घटक होते हैं मेटल और लिगेंड। मेटल नॉर्मली D और F लॉ की नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रहती है, कभी न्यूट्रल भी हो सकती है और कभी कभार नेगेटिव भी, लेकिन नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ही रहती है, न्यूट्रल कम ही रहती है। लिगेंड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है, बशर्ते उसके पास Lp होना चाहिए। यहाँ पर ये अपन ने इस चीज़ को कर लिया, इसका डिसेक्शन कर लिया CuNH3 SO4 सल्फेट। तो ये संकुल आयन जो संकुल यौगिक बनते हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन किया कि संकुल यौगिक कैसे बनता है। अब हम जो संकुल यौगिक के अंदर जो घटक हैं उनके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि धातु इसमें क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, क्या समन्वय संख्या रखती है और क्या उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर देखेंगे। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर जो आता है इसका वो अपन देखते हैं। जैसे टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं। इस टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि सामान्यतः बार बार हम नाम लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ये है, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये है, इसका ये है, चार्ज ये, ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। तो इन चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है कि धातु प्राथमिक संयोजकता के रूप में जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायनिक स्पीसीज बनाता है वो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि K3FeCl6, इसके अंदर हमें पता है कि इसका चार्ज +1 होता है तो 3 + 1 प्लस इसका नहीं पता है तो हम x 6 Cl का होता है -1, ऊपर कुछ भी नहीं है तो बराबर 0। तो x वो इधर जाएगा माइनस वाला 6 तो +6, प्लस वाला इधर जाएगा -3 तो +3। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत लिगेंड का नॉलेज होना चाहिए कि लिगेंड पर क्या चार्ज होता है, किस प्रकार का उसके ऊपर डेंटिसिटी होती है, दंतुकता क्या होती है। तो लिगेंड की वह लिस्ट है वो आपको कंप्लीट याद करनी है, इसमें भी मैंने डाल रखी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, लिगेंड की सूची के माध्यम से, ठीक है। तो लिगेंड इसके बाद हम देख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कई बार आता है लिगेंड का, जैसे CO C2O4 2 और Cl2 और यहाँ पर आ गया -3। इस X पर हमें पता नहीं है तो इसलिए X मान लिया। ये ऑक्सीलेटो कॉम्प्लेक्स होता है COO- और COO-। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4-2 ऑक्सीलेटो। तो चार्ज क्या है -2। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 Lp देता है। फिर ये Cl-, तो X + 2 -2 + 2 -1 = -3 आ रहा है ऊपर। तो X यहाँ पर ये 4 और 2 6 माइनस के अंदर उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, -3 + 6 = +3। तो कुल मिलाकर के हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। सामान्य आयन है उसका हमें पता ही होता है। जैसे आयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं आपके पास। आयन जो है सामान्यतः सरल संयुक्त हो सकता है और संकुल आयन हो सकता है। सरल आयन ऐसे होते हैं जो एकल परमाणुक आयन होते हैं, जैसे Cl-F K+F-। संयुक्त आयन वो होते हैं जिसमें 2 परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, ये रहे
संकुल वो होते हैं जिनके अंदर धातु के साथ लिगेंड होता है, -4 कर दो, CuNH3 का 4 +2 कर दो, तो ये कुल मिलाकर के ये क्या है, संयुक्त आयन। अब हम सबसे पहले धातु की टर्मिनोलॉजी समझें, उससे पहले हमें लिगेंड का नॉलेज होना चाहिए। लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ऐसा टॉपिक है जिससे अपने क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो समझने में हेल्पफुल होगा अपने। यहाँ लिगेंड जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं अपने। लिगेंड से क्या क्वेश्चन बनेंगे, लिगेंड की लिस्ट में आपको, लिगेंड के पास शर्त क्या है, Lp होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। इसमें आपको उनके नाम फिक्स ध्यान रखना है कि IUPAC में हम उसके क्या नाम यूज़ करते हैं। इसकी लिस्ट जो है मैंने वो डाल रखी है, तो उतार लेना। और वैसे भी आपको लिखाई भी है तो मिल जाएगी आपके पास। ये जैसा पहला है H- हाइड्राइड, चूँकि धातुओं के साथ तो H इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H- के रूप में रहता है हाइड्राइड, H- हाइड्राइडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो। यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है, जो माइनस वाला है उसके पीछे एकल परमाणु तो ईडो या O लगता है, अनुलग्न, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके पीछे लगता है EM। और धनायन जो होता है उसका सामान्य नाम आता है, जैसे एमीन, एक्वा, इस प्रकार से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। जैसे ये इनका नाम है, ये ऑक्सीजन की तीनों है, वो देख लेना। सुपर ऑक्सो, O2- O-2 परऑक्सो, O-2 ऑक्सो। हाइड्रोक्सो पता है, मरकेप्टो पता है, ऑक्सीलेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटेटो इंपॉर्टेंट है, और ग्लाइसिनेटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया हुआ है, ग्लाइसिनेटो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लाइसिनेटो। सल्फाइटो और सल्फेटो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजाइडो, एमिडो और इमिडो, ये थोड़ा सा तीनों देख लेना। और उसके बाद जो है आपका नाइट्रो और नाइट्राइटो, यदि डोनर के रूप में N है, NO2 माइनस है, O-, तो नाइट्रो आ जाएगा, O है जो आपका वाला नाइट्राइटो, यानी डोनर के रूप में यदि नाइट्रोजन एटम पहले ये आता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नाइट्रो, और O होता है तो नाइट्राइटो, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे लिगेंडों को हम उभयदंतुक लिगेंड भी कहते हैं। जैसे CN- और NC होता है तो साइनो, आइसोसाइनो। EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेटाइन, EDTA-3 भी है, ट्राईएसिटेटाइन। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास एक लिगेंड की सूची है, जिसमें आपको मैंने टिक लगा दिए हैं याद करने वाले। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, बारंबार ये यूज आते हैं। इसके अलावा एक पेज और है इसमें लिस्ट, थायोसल्फेटो है आपका, ये भी है, आइसोसाइनेटो, NCO, साइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। इसका किस प्रकार प्रेजेंटेशन है डायग्राम से। न्यूट्रल जो है वो आपका फॉस्फीन, एक्वा, अमीन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, ये इंपॉर्टेंट है, 4 याद कर लेना। एथीन छोड़ो, हाइड्रोजीन इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डाइमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी इसकी 2 होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये पेरिडीन है, ये नॉर्मल है, कोई खास, इसकी डेंटिसिटी 1 ही होती है, ये लोन पेयर। पॉजिटिवली चार्ज आपके पास नाइट्रोसोनियम है, हाइड्रोनियम है और हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम को आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजीनियम, ठीक है, हाइड्रोजीनियम, ये 3 प्रकार के। तो कुल मिलाकर के आपके पास लिगेंड की एक सूची है, इनको आप अच्छे तरीके से उतार लें और उसके बाद इनको याद भी कर लें, क्योंकि ये बारंबार आपके काम आएंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे, लिगेंडों की लिस्ट होने के बाद अब लिगेंडों के अंदर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको अपन स्ट्रक्चर भी और चार्ज सब याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो लिगेंड हमने पढ़ा था, लिगेंड पढ़ रहे हम, ये जो लिगेंड हमने पढ़ा था, इसके अंदर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी जो दंतुकता, डेंटिसिटी कहते हैं, LP देने की जो नेचर है वो 1 से अधिक हो सकती है, यदि उनके पास 1 से अधिक लोन पेयर हो।
उनको अपन को विशेष रूप से उनकी चार्ज और डेंसिटी हमें ध्यान रखनी है। तो लिगेंड का जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं संख्या के आधार पर, तो वो हो सकते हैं मोनोडेंटेट यानी एक दंतुक, मोनोडेंटेट यानी जो प्रति अणु एक एलपी डोनेट करे, बाइडेंटेट जो प्रति अणु क्या दे, 2 एलपी दे। मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे हैं, F- है, न्यूट्रल NH3 है, H2 है, Br- बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये मोनोडेंटेट है, हाइड्रोजीनियम वो सब। बाइडेंटेट के अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एथिलीन डाइमीन, जैसे ENC लिखते हैं, CH2 और ये NH2 एथिलीन डाइएमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास ऑक्जेलेटो, एथिलीन डाइएमीन। आपके पास दूसरा इसमें एक ऑक्जेलेटो COO- जिसे हम C2O4-2 भी कह सकते हैं, ऑक्जेलेटो। ग्लाइसिनेटो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाएगा CH2 NH2 और ये COO-। तो इसके पास दो देने वाले 2 परमाणु, एक तो NH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर और एक COO- में O का जो माइनस है, ये दो। तो यानी ये है तो बाइडेंटेड, लेकिन चार्ज जो है आवेश इस पे ऊपर -1 रहता है, इसके ऊपर -2 रहता है और इसके ऊपर 0 आवेश रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड की हमने लिस्ट देखी, ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो और एथिलीन डाइएमीन। जब अपन एथिलीन डाइएमीन भी हो सकता है, एथिलीन ट्राइएमीन भी हो सकता है, जैसे CH2 और ये CH2 NH2 तो एथिलीन ट्राइमीन हो गया। यहाँ भी 2 प्रकार के नाइट्रोजन परमाणु हैं और दोनों एक लोन पेयर देते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, दंतुकता 2। तो ये ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, एथिलीन ट्राइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ये सारे बाइडेंटेड लिगेंड हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तीसरा पॉलीडेंटेड का मतलब है कि वो प्रति अणु 2 से अधिक एलपी डोनेट करते हैं, पर मॉलिक्यूल 2 से अधिक। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आता है EDTA नाम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम EDTA-4, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ जो एथिलीन डाइएमीन था हमारे पास NH2 और NH2, ये साइड वाले 2 H2 हटने के बाद यदि एसीटेट लगा दिया जाए CH2COO-, ठीक इसी प्रकार इधर से भी ये लगा दिया जाए तो अपने पास ये बन जाता है EDTA। इसमें जो देने की जो कैपेसिटी है 6, वो लोन पेयर ये होते हैं कि 2 तो नाइट्रोजन के LP है और 4 आपके ये जो एसीटेट आयन है उनकी O-। तो कुल मिलाकर के आपके पास डेंसिटी क्या आएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसकी क्या होगी, दंतुकता 6 होगी। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये आया हुआ है कई एग्जाम में, EDTA-3। हम ये देखते ही पहला ऑप्शन आता है EDTA-3 की दंतुकता होती है, तो पहला ऑप्शन होता है 6, फिर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम EDTA देखते ही उसको ऊपर क्या कर देते हैं, हेक्साडेंटेड है, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। आपको उसके ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा, -4 था तो 1 2 3 4 ट्राई एसीटेट आयन जो है ये होता है EDTA ट्राई एसीटेट आयन। वो तो टेट्रा था, नाम तो सेम ही बनेगा, टेट्रा का भी T आता है, ट्राई का भी T आता है, लेकिन चार्ज -3 का मतलब है यहाँ पर आपके पास एक जो है वो H ही है और 3 ही एसीटेट जुड़े हुए हैं। तो अब देने वाले परमाणु कितने हो गए, 3 तो एसीटेट के O- और 2 नाइट्रोजन के लोन पर, तो डेंसिटी इसकी कितनी आती है, दंतुकता 5। ये पेंटाडेंटेड है न कि हेक्साडेंटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। EDTA देखते ही अपन 6 चिपका देते हैं, घर आके देखते हैं कि -3 था। तो अति उत्तेजना के अंदर हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन आधा पढ़ लें। और ये कई बार पता भी नहीं होता, EDTA समझते हैं, हेक्साडेंटेड समझते हैं, तो -4 -3 अलग अलग है। ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये ट्राई एसीटेट। क्लियर।
ये आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड था। उसके बाद कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं चौथे टाइप का एम बाइडेंटेड लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक यानी जिसकी दोनों तरफ दांत हैं, आगे पीछे, उभय दंतुक। जैसे उभयचर, दोनों जगह चर सके, थल और जल में। जैसे CnNC, यहाँ पर मान लीजिए C- दे रहा है डोनर एटम, और यहाँ नाइट्रोजन का जो है लोन पेयर है ये देने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के इसको साइनो, इसको आइसोसाइनो। जैसे NO2 O1-, यानी इसके पास देने के लिए क्या होती है, दो स्थल होती है, दो साइट होती है। दो दाता परमाणु हो लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु डोनर के रूप में काम करे तो वो होता है उभय दंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक से अधिक जो है दाता स्थल हो लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दाता स्थल का काम करे, उसे कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। एग्जांपल CnNC, साइनोआइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्राइटो। ओके। उसके बाद एक लिगेंड आता है आपके पास फ्लैक्सी लिगेंड। फ्लैक्सी लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो डेंटिसिटी अपनी चेंज करते रहते हैं। जैसे NO3- है, जैसे SO4-2 है। ये नॉर्मली जो है वैसे तो डी ब्लॉक के साथ तो मोनोडेंटेट का काम करते हैं, और F ब्लॉक एलिमेंट के साथ यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड का काम करते हैं। ठीक यही है। इसी प्रकार डी ब्लॉक नॉर्मली जब जरूरत हो तो चाहे डी भी हो तो भी बाइडेंटेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मोनोडेंटेट होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी डेंटिसिटी बढ़ा लेते हैं बाइडेंटेट। सामान्यतः मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कि डी के साथ ये बाइडेंटेट नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली उन्हीं के साथ मिलता है क्योंकि इनकी जो डेंटिसिटी या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर F ब्लॉक की ज़्यादा होती है। कल हमने पढ़ा था 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक इकोसाइडन शेप। आपको याद हो तो CE, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NO6 जो है यहाँ पर NO3 का 6, और यहाँ पर आप कुछ भी लगा दीजिए, जैसे +4 है तो -2 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी रहेगी +4, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 12 आती है, न कि 6। 12 आती है, 6 गलत हो जाएगा। ये मैंने बताया था RPSC 15 के अंदर दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। इसकी दंतुकता कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। शेप भी आई थी थोड़े से, 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके 5-6 क्वेश्चन आगे, इकोसाहेड्रॉन। तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्लैक्सी लिगेंड क्या होते हैं। उसके बाद एक लिगेंड विशेष प्रकार कहते हैं किलेट लिगेंड। कौन से लिगेंड, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड के अंदर किलेशन का मतलब होता है वलय, रिंग, यानी ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु से जुड़ने के बाद कम से कम एक बंद वलय का निर्माण करें, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल लिगेंड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है कि जब भी इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, जब इस मॉलिक्यूल को हीट दी जाए, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन तोड़ रहे हैं उसके पहले जो रिंग के अंदर बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड है वो कुछ एनर्जी खींच लेते हैं, तो वो ज़्यादा हीट देने पर टूटते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मली बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होंगे या पॉलीडेंटेड होंगे। जैसे एथिलीन डाइमीन है, जैसे ऑक्सिलेट है वो, जैसे Cu, और ये बन गया आपका NH2, CH2, CH2 और NH2, और ये लोन पेयर। इधर चाहे दोनों Cl लगा दो, चाहे एक एथिलीन डाइमीन और लगा दो, तो ये एक जो वलय बन रही है ये, इसको कहते हैं किलेशन। ये किलेट लिगेंड है। और ऐसा संकुल क्या कहलाता है, किलेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, किलेट संकुल। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके साथ ये बॉन्ड भी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए नॉर्मली ज़्यादा स्टेबल होता है किलेट कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से। तो ये हमने पढ़े हैं अपनी संकुलों के प्रकार। टाइम हो रहा है, 2 टॉपिक तो अपन और कर लेते हैं। तो ये लिगेंड जो पढ़े हैं, लिगेंड की आधार पर अब अपन क्या पहचान कर सकते हैं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी जो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब जो टर्मिनोलॉजी हमने की थी स्टार्ट, उससे पहले अपन बीच में लिगेंड की चर्चा इसलिए कर ली क्योंकि बारंबार लिगेंडों के नाम आएंगे। तो टर्मिनोलॉजी में हमने सबसे पहला तो देख लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमने कर लिया था क्या होती है। जैसे आप फॉर्मूले में नॉर्मली रखते हो, जैसे कि MnO4 में निकालते हो, ज्ञात परमाणु का ऑक्सीकरणांक रख दें और अज्ञात का अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं और देता हूँ, CO है कोबाल्ट, यहाँ पर आपके पास En का 2 आएगा, ग्लाइसिनेटो का En का 2 नहीं, GLY का
2 और ये आ गया Cl2 और यहाँ पर आगे लगा देंगे K पोटेशियम। तो अब आपको इसके अंदर ये पता है कि इसका चार्ज -1 होता है, इसका -1 होता है, ये बाइडेंटेड है और ये मोनोडेंटेड है। तो सबसे पहले चार्ज निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ये रहा, प्लस x पता नहीं है, +2 है उनका -1 होता है, +2 है -1 होता है और =0। तो x 2 2 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4, एक ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। दूसरा हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या होता है कि लिगेंड धातु को लिगेंड द्वारा दिए गए एलपी की संख्या, लोन पेयर की संख्या, या हम कह सकते हैं कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने बनाया है। नॉर्मली मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं तो 1 से गुणा कर दो क्योंकि वो प्रति अणु 1 देता है। बाइडेंटेड लिगेंड हो तो उसे 2 से गुणा कर दो, हेक्साडेंटेड हो तो उसको 6 से गुणा कर दो, पेंटाडेंटेड हो तो उसको 5 से गुणा कर दो। कितने संख्या में आते हैं? नॉर्मली आपको 1 और बाइडेंटेड ही काम आते हैं। जब हेक्साडेंटेड या पेंटाडेंटेड आएगा तो लिगेंड 1 या 2 ही आएंगे, ज़्यादा लिगेंड आएगा नहीं, सामान्यतः 1 लिगेंड ही आता है। तो कुल मिलाकर के यदि आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम 3-4 एग्जाम्पल के निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर K4FeCl6 CO En का 2 और Cl2। और CrGly2 H2O NH3 और ये आपका आ गया Br। अब 3 एग्जाम्पल बहुत ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो 6 लिगेंड है और मोनोडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगी? 6। सिंपल। यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, इसके साथ जुड़े हुए हैं एथिलीन डाइमीन के 2 अणु और 2 जुड़े हुए हैं क्लोरिडो। चूँकि हम जानते हैं क्लोरिडो की जो डेंटिसिटी होती है, एक तो क्लोरिडो 2x1 प्लस 2 एथिलीन डाइमीन है और उनकी डेंटिसिटी कितनी होती है? एथिलीन डाइमीन की अभी हमने देखा था। इसीलिए लिगेंडों की लिस्ट याद करनी पहले ज़रूरी है। जब ये वीडियो का ये पोर्शन देखें उससे पहले लिगेंडों की आप लिस्ट याद कर लें, उसकी डेंटिसिटी और उसका चार्ज आपको याद होना चाहिए। तो 2 × 2 क्या हो जाएगी? 4। तो 2 और ये 4 6। यहाँ पर ग्लाइसिनेटो होता है बाइडेंटेड, 2 देता है। ये मोनोडेंटेड, इसकी संख्या क्या है? 2। तो 1 × 2 4 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, यानी इनकी संख्या भी 1 और डेंटिसिटी भी 1 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे Cu है C2O4 और Cl2, और Cl2 की जगह अपन कोई न्यूट्रल ले लेते हैं, H2O का 2, तो ये ओवरऑल पूरा न्यूट्रल ही होगा वैसे ही। तो ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड 2 देता है और ये मोनोडेंटेड है तो ये 1 है ऑक्जेलेटो इंटू 2 देगा। ये 2 है लेकिन देता 1 है, तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा? 2 और 2 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि धातु परमाणु द्वारा लिए गए एलपी की संख्या, किससे? लिगेंडों से। यदि वो मोनोडेंटेड है तो 1 से गुणा कर दीजिए, बाइडेंटेड है तो 2 से गुणा कर दीजिए। सामान्यतः बाइडेंटेड तक ही काम आएगा। बाइडेंटेड के अंदर आपको मैंने बताया था एथिलीन डाइमीन, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, इनको अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे। एक आपके आता है टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट, थर्ड जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये होता है कि कोई एक धातु परमाणु है संकुल के अंदर, अब वो टोटल लेन देन करने के पश्चात उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचती है, यानी अब ओवरऑल एक संकुल में उस धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाता है। परमाणु क्रमांक तो होता है कि सामान्यतः उदासीन अवस्था के अंदर एक
तत्व के अंदर उसके तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मली बराबर ही होती है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इफेक्टिवली अब कितने बचे हुए हैं। इस संकुल बनने के दरमियान धातु कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था में, प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में, और धातु कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन लेता भी है, वो द्वितीयक संयोजकता के रूप में लेता है, और जिसे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ये है जैसे CO Cl6 और ये आ गया आपका K3, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन पहले निकाला तो +3 आएगा, ये +3 -6। अब इसकी ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, कितने लिगेंड दे रहा है, ये 6, यानी Cl के 6 परमाणु आकर के CO को देते हैं, इसका मतलब 6 लोन पेयर ग्रहण कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6। इस संकुल के अंदर यहाँ पर कोबाल्ट पहले 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन लेता है 6 Lp के रूप में। तो अब कोबाल्ट के पास ओवरऑल कितने बचते हैं, यही तो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका एक मैं फॉर्मूला बनाता हूँ EAN का सरल, तो EAN टोटल Z, जो टोटल वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, माइनस खोया प्लस पाया, इसने क्या खोया क्या पाया। Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, माइनस खोया किस रूप में खोता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में खोता है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसने खोए हैं, तो हम लिखेंगे +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पाया किस रूप में, कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं कितने Lp डोनेट किए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नंबर में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आता है, एक जोड़े के अंदर संख्या 2 होती है, चाहे जूता हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, तो जोड़ा इसका मतलब जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा EAN का। कोई भी परमाणु हो, कोई भी संकुल हो, आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे इसी की बात करें तो इसमें Z कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6, तो 27 माइनस 3 24 और प्लस 12 36, ये आ गया 36। और नॉर्मली ये 36 ही आता है, क्योंकि 36 करने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कभी कभी 35, 34, 33 आ सकता है। जैसे कॉपर का 35 आता है, और क्रोमियम वगैरह इनके थोड़े कम आएंगे, तो आपको 33 से लेकर के 36 तक मोस्ट ऑफ 36 ही मिलेंगे। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, बहुत दफ़ा सीधा पूछा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी तक हमने जो इस चैप्टर के अंदर देखा है वो क्या देखा है, हमने देखा इंट्रोडक्शन, टाइम हो रहा है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बॉन्ड बनाते हैं और कौन कौन बनाते हैं, D ब्लॉक F ब्लॉक कौन ज़्यादा बनाता है, F ब्लॉक में कौन ज़्यादा बनाता है, और केवल एक सीरीज़ में लेंथ एंड उसमें कौन ज़्यादा बनाता है, क्या अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, संकुल यौगिक के क्या भाग होते हैं, आयन मंडल, समन्वय मंडल में कौन कौन क्या क्या होते हैं, जो धातु परमाणु लिगेंड को हमने डिटेल से पढ़ा, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, डेंसिटी के आधार हो सकते हैं, चार्ज के आधार पे हो सकता है, फ्लेक्सी लिगेंड हो सकता है, किलेट लिगेंड हो सकता है, उन सब की लिस्ट हमें याद करनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाई थी उसको आप नोट कर ले, वैसे नोट्स के अंदर होगा, बाकी PDF भी मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बार बार काम आएगी, जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी उतने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कोऑर्डिनेशन नंबर, अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए वापस से उसने लोन पेयर कितने लिए, नंबर 3 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z माइनस खोया प्लस पाया। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगी। मैं प्रयास करूंगा कि इसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। थोड़ा मैं स्पीड ज़्यादा इसलिए रख रहा हूं कि एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय कम है, तो आपके समय की बचत को ध्यान में रखते हुए मैं स्पीड ऐसे ज़्यादा रखता हूँ कि आप नॉर्मल स्पीड में भी देख पाओ। फिर भी आप यदि और सहूलियत हो तो स्पीड जो बढ़ा लें अपनी, जाकि जो नए हैं थोड़ा सा स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि 35 दिन लगभग रह गए हैं, तो अपन यदि धीरे करेंगे तो कोर्स नहीं हो पाएगा। इस कोऑर्डिनेशन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ये दो देखेंगे,
और उसके बाद जो अंतिम वीडियो आएगा उसमें जो थ्योरी जितनी भी है इसकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए दी गई, चाहे वो वार्नर हो, वीबीटी हो, एमओटी हो, चाहे आपका सीएफटी हो, सारी की सारी अपन उसको थ्योरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो कोशिश ये है कि 3 वीडियो में कंप्लीट कर लें, साथ साथ चलें और अच्छी तरीके से उसको समझते हुए चलें, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक ये लिगेंडों की लिस्ट याद नहीं होगी। तो लिगेंड की लिस्ट आप याद करेंगे तभी आईयूपीएसी, और आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी तो आगे आप जो बॉन्डिंग है उसको समझने में हेल्पफुल होगी, ये बॉन्डिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस वीडियो को अच्छी तरह से कर लें, लिगेंडों की लिस्ट याद रखें, उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।